नमस्कार मित्रों। भाषा के बहाने एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं। आपका स्वागत। अभी हम लोगों ने विश्व हिंदी दिवस मनाया है कल, और मैं समझ रहा हूं कि उसी के बारे में क्यों ना हम बात करें, क्योंकि कुल मिलाकर तो हिंदी भाषा से ही संबंधित हम लोगों का कार्यक्रम है। तो एक दिन देर से ही सही विश्व हिंदी दिवस की आपको और विश्व के सारे हिंदी परिवार को, हिंदी बिरादरी को मेरी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और हिंदी के भविष्य के लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहें, उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए। हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर मैं थोड़ा सा आज बात करना चाहता हूँ। एकालाप है निसंदेह, किंतु हम थोड़ी सी बातें साझा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सी बातें आप लोग जानते हैं। वो ये कि वैश्विक विशेषण हिंदी के साथ लगाते क्यों हैं। आज हिंदी भारत की भौगोलिक सीमा या राजनीतिक सीमा तक सीमित नहीं रह गई है। एक समय था जब हिंदी खड़ी बोली का पर्याय मानी जाती थी। वो खड़ी बोली की गोद में पली बढ़ी। हिंदी और उर्दू दोनों ही। उर्दू की चर्चा पे जब करता हूँ तो बहुत से लोग हिंदू को उर्दू की साथी नहीं मानते। दोनों सहजात हैं। खैर, इस बात को आज नहीं उठाएंगे। लेकिन हिंदी खड़ी बोली से आगे निकल गई। एक पूरे हिंदी प्रदेश की, लगभग कहें तो सारे उत्तर भारत की, पूर्वी अंचल को अब थोड़ी देर छोड़ दे, बंगला और उसके परिवार की भाषा बनी, और भारत भर में इसकी उपयोगिता, इसकी उपादेयता समझ में आने से भारत भर में इसका प्रचार हुआ। और आज आंकड़े बताते हैं कि लगभग 50% लोग, आधी आबादी भारत की हिंदी जानती है। ये आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं उस पर भी मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। आंकड़ों के ही हिसाब से अगर देखें तो आप पाएंगे कि सामान्यतः मंदारिन, चीनी को विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में माना जाता है। उसके बाद हिंदी को कोई दूसरे स्थान में, कोई तीसरे स्थान में रखता है। किंतु आंकड़ों की विश्वसनीयता थोड़ी सी संदेहास्पद है। एक तो इसलिए भी कि हिंदी के बोलने वालों के आंकड़ों में कई पर्दे हैं। पर्दे शब्द का प्रयोग करने के लिए मुझे क्षमा करें। एक तो यही सीधी बात कि हमारे आंकड़े 10 साल पुराने जनगणना पर आधारित हैं। उसके बाद हिंदी की उपयोगिता, प्रचार प्रसार में निस्संदेह वृद्धि हुई है, और आप कह सकते हैं कि आबादी भी बड़ी हो गई। लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आबादी की वृद्धि के अनुपात से हिंदी बोलने, व्यवहार करने वाले के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। दूसरी बात, भारत में अनेक ऐसी भाषाएं, आंचलिक भाषाएं हैं। मैं बोलियां नहीं कह रहा हूं, क्षेत्रीय भाषाएं कह लीजिए, अगर आंचलिक भाषा भी आप स्वीकार नहीं है तो, जो हिंदी की सहोदरा मानी जाती हैं। उनमें से बहुत से लोग उन्हें अपनी मातृभाषा या व्यवहार भाषा के रूप में अंकित कराते हैं जनगणना आंकड़ों में। तो मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी, ब्रज, कुमाऊनी, गढ़वाली, कुलवी, ऐसी कुछ और भी अनेक भाषाएं, उनके बोलने वाले अपने भाषा प्रेम के कारण, जरूरी नहीं है उसके पीछे कोई राजनीतिक आग्रह हो, हाँ कभी कभी राजनीतिक कारणों से भी, वो आंकड़े हिंदी अच्छी तरह से जानते हुए भी, परिवार में व्यवहार भाषा हिंदी होते हुए भी, वो हिंदी का उल्लेख नहीं करते। तो आंकड़ों में, जिसे मैं पर्दे कह रहा था, एक पर्दा तो ये है। दूसरा इससे महत्वपूर्ण पर्दा है कि हिंदी और उर्दू, जैसा मैंने इस मंच से भी कई बार कहा, और मेरी मान्यता भी है, निजी मान्यता कह लीजिए, आप लोग सहमत हो, आवश्यक नहीं है। हिंदी और उर्दू
साथ जन्मी है एक ही खड़ी बोली से। उनका, मैंने एक बार कहा था, उनका डीएनए, उनकी वंश परंपरा, उनके जातिगत इतिहास सब समान है खड़ी बोली तक। प्राकृत भाषाओं से जैसे विकसित हुई है खड़ी बोली, भारत की तमाम बोलियां, उनमें हिंदी उर्दू भी है। इसलिए उसको मूलतः हिंदी की एक शैली है। जैसे संस्कृत प्रधान शैली को आज हिंदी कहा जाता है, परिनिष्ठित हिंदी कहते हैं। इसी प्रकार अरबी फारसी प्रधान खड़ी बोली को उर्दू, हिंदवी कहा गया पहले, फिर हिंदवी दर हिंदी की तरफ मान लिया गया तो उर्दू कह दिया गया। और एक दूसरी बात कि उर्दू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मान्यता प्राप्त भाषा है। भारतीय संविधान में भी हिंदी के अलावा उर्दू की परिगणना हुई है, तो हमारी संविधान भाषा भी है, संविधान स्वीकृत भाषा भी है। अब आंकड़ों की बात के पर्दे में कह रहा था कि हिंदी भाषी लोग उर्दू भाषा को समझते हैं, बोलने में, व्यवहार में, लिपि चाहे न समझें। इसी प्रकार उर्दू भाषी लोग भी नागरी लिपि से चाहे थोड़ा बहुत या एकदम अपरिचित हों, लेकिन सुनकर वो समझते हैं। मेरे एक मित्र कह रहे थे कि आगरा से दिल्ली के एक सफर में दो व्यक्ति सहयात्री थे, उन दोनों अपने अपने ढंग से बातें करते रहे, एक पाकिस्तान से, एक भारत से। उतरते समय पाकिस्तानी सज्जन ने कहा कि भाई आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, तो इन्होंने कहा कि जी हाँ, आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। तो वस्तुतः दोनों एक ही भाषा में संप्रेषण कर रहे थे, और एक ही भाषा है भी, वही उसी आंकड़े पे, उसी आकलन पे, जिस पर मैं कह रहा हूँ कि संप्रेषणीयता बराबर है। वहां के कार्यक्रम, वहां के समाचार भारत में खूब सुने जाते हैं, यहाँ के कार्यक्रम, यहाँ के समाचार वहां सुने ही नहीं सुने, समझे जाते हैं, इसलिए सुने भी जाते हैं। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो उर्दू भाषी लोग भी अपने को उर्दू भाषी लिखते हैं, ठीक है, संविधान स्वीकृत भाषा है, लेकिन हिंदी न समझने वाले हों वे, ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार एक आकलन के अनुसार लगभग 70-75% भारत के लोग हिंदी समझते हैं। ये बात न्यूनाधिक रूप से भारत के जो विदेशों में प्रवासी अप्रवासी लोग हैं उन पर भी निर्भर करती है। वो सब दक्षिण एशियाई के बृहत्तर रूप से वो हिंदी भाषा में व्यवहार करते हैं, लेकिन भाषा वो अपने आग्रहों से या अपने मातृभाषा प्रेम से उर्दू या नेपाली या कोई और लिखाते हैं, ठीक है। ये मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आज विश्व हिंदू दिवस पर मेरा उद्देश्य कोई भाषाओं में भेदभाव करने का नहीं है। ये मैं सिर्फ इस उद्देश्य से कह रहा हूं, अगर इस दृष्टि से आप देखें तो हिंदी बोलने वालों की संख्या जितनी आंकड़े बताते हैं उससे कहीं अधिक है। चलिए भी बात को समाप्त किया जाए कि इतना तो आप मान लीजिए कि चाहे हिंदी को बोलने वाले विश्व में सर्वाधिक न हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि सर्वाधिक बोलने वाली जो शीर्षस्थ दो भाषाएं हैं उनमें हिंदी भी एक है। पहले दूसरे से कोई पुरस्कार लेना नहीं है। तो वैश्विक परिदृश्य में एक जो हम बात कर रहे थे उसकी महत्ता इसी से सिद्ध हो जाती है कि हिंदी बोलने वाले विश्व में बहुत अधिक संख्या में हैं। दूसरी बात, बाजार में हिंदी की मांग बढ़ी है क्योंकि व्यापार के वैश्वीकरण के बाद हिंदी के वैश्वीकरण की भी संभावना बढ़ी है। ये सीधे सीधे अपने व्यावसायिक रुचियों से, महत्व से हिंदी सीखते हैं, वहां सिखाई जाती है, वो लोग सीख रहे हैं, उनके अपने कारण है। हिंदी के प्रचार प्रसार में उनका भी हाथ है। थोड़ा सा पीछे जाएं, विश्व में हिंदी की जड़ें कहना चाहिए, जब आवागमन इतने सुविधाजनक आज नहीं थे। कल्पना करिए 200-300 साल पहले यहां से हिंदी भाषी लोग, विशेष रूप से अवधी, भोजपुरी, मैथिली भाषी लोग श्रमिकों के रूप में, जिन्हें गिरमिटिया शब्द से जाना जाता था, जाना जाता है आज भी, लेकिन आज गिरमिटिया इतिहास हो गया है।
उन लोगों के साथ हिंदी बाहर गई है। वो अपनी भाषा ले गए हैं, निश्चित रूप से भाषा ले गए हैं, तो उसके साथ संस्कृति ले गए हैं। भाषा और संस्कृति का अटूट संबंध होता है। अवध या भोजपुरी बोलने वाले लोग जब बाहर गए, तो अवधी में रामचरितमानस तो जन-जन की गीता था, वो बाहर गया। अवधी के लोकगीत बाहर गए, मैथिली भोजपुरी के लोकगीत बाहर गए। और इस प्रकार मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो, इन देशों में उन भारतीय श्रमिकों के साथ हिंदी पहुंची है, जिन्होंने अपने पसीने से वहां की मिट्टी से सोना उपजाया है और अपने इन सांस्कृतिक जड़ों को सींचा है अपनी भाषा से। तो विश्व हिंदी दिवस पर सबसे पहला प्रणाम तो उन्हें बनता है। आगे चलकर ज्यों-ज्यों आवागमन के साधन सुलभ हुए, तो भारतीय मूल के लोग विदेश के लोग यहाँ आए। तो उनमें परस्पर एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ने लगी और समझ विकसित करने के लिए उन्हें भाषा एक माध्यम लगी। क्योंकि कोई व्यक्ति कोई भाषा दूसरी सीखता है, तो उस भाषा के माध्यम से उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका इतिहास, इन सब पर उसकी रुचि होती है, जानना चाहता है। या तो इन्हीं को जानने के लिए सीखता है, इन्हीं को जानने के लिए नहीं भी सीखता, उसका उद्देश्य कोई और भी हो सकता है। तो स्वयं ही भाषा के साथ-साथ इसकी अनेक बातें उनके साथ आ जाती हैं। अगर हम विश्व में हिंदी की आज की स्थिति पर बात करें, आज स्थिति ये है कि विश्व के लगभग 150 देशों में हिंदी विधिवत सीखी जा रही है। विधिवत माने औपचारिक रूप से सीखी जा रही है और लगभग 156 या 150 से ऊपर ही विश्वविद्यालय हैं, जहाँ विश्वविद्यालय, कॉलेज स्तर पर हिंदी की पढ़ाई हो रही है। अनौपचारिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने के अनेक मंच हैं। जैसा मैंने उल्लेख किया कि जब हिंदी बाहर गई तो उनके साथ भारतीय संस्कृति भी गई। तो वो लोग जो यहाँ से मजदूर बनकर गए थे, उनके साथ उनका धर्म गया, उनकी चेतना गई, उनके विश्वास गए, उनके रीति-रिवाज गए। वह संस्थाएँ जो आज हिंदू संस्थाएँ हैं, आर्य समाज हैं या और इस तरह की संस्थाएँ हैं, वो भी अपने स्तर पर आर्य समाज के विद्यालय चल रहे हैं, हिंदू संगठनों के विद्यालय चल रहे हैं हिंदी के, जो हिंदी वहाँ सिखा पढ़ा रहे हैं लोगों को। तीसरी बात कि दूर देश में हिंदी के प्रति इतनी रुचि है, इन औपचारिक, अनौपचारिक साधनों के बाद भी वहाँ ये भारतीय पृष्ठभूमि के अतिरिक्त अन्य लोग भी, कनाडाई, अमेरिकी या ब्रिटिश, ऐसे सामान्य नागरिक जो दूर देश से हिंदी हिंदुस्तान में नहीं आए, वो लोग हिंदी सीख रहे हैं। वो वहाँ से अगर मिल जाती है सुविधा उनको तो ठीक है। व्यक्तिगत रूप से भी लोग वहाँ सिखा रहे हैं, ऑनलाइन सिखा रहे हैं। अन्यथा वो ऑनलाइन विज्ञापन देते हैं कुछ चैनलों में, कुछ मुझे व्यक्तिगत रूप से मेल आते हैं कि मैं अपने बच्ची को हिंदी पढ़ाना चाहती हूँ, यहाँ सुविधा नहीं है। एक ने लिखा कि ब बच्चे को मैंने हिंदी पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ सुविधाएँ नहीं हैं। मुझे कोई ऑनलाइन अच्छा कार्यक्रम बताएँ। अच्छी बात है। इससे संतोष ये होता है कि ये वो लोग हैं जो जिनका हिंदी से कभी संपर्क नहीं रहा, उनकी अपनी पीढ़ी नहीं जानती हिंदी, लेकिन वो अपने बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका कुछ उद्देश्य है। तो ऐसे लोग हिंदी सीखने वाले बहुत से हैं। कुल मिलाकर ये हिंदी के लिए एक शुभ लक्षण है। अगर भारतीय सीमा से बाहर हिंदी को सब अधिक से अधिक चाहने वाले, प्रयोग करने वाले देशों का नाम लेने के लिए मुझे कहा जाए, तो सूची बड़ी लंबी है। जैसे अपने घर और आसपास से शुरू करें, पड़ोस से,
दक्षिण एशियाई देशों का ये पूरा प्रखंड संयुक्त अरब अमीरात से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तो है ही, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, उधर सिंगापुर, इंडोनेशिया तक, ये पूरी पट्टी ऐसी पट्टी है जहां हिंदी व्यवहार की भाषा है। आम व्यवहार की नहीं सही, लेकिन अधिक से अधिकतर लोगों की व्यवहार भाषा है, क्योंकि यहाँ भारत से आव्रजन प्रव्रजन बहुत हुआ है। वहां वो लोग काम करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, वहां के विद्यालयों में हिंदी सिखाई जाती है। संयुक्त अरब अमीरात में तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ऐसे विद्यालयों में मैंने हिंदी शिक्षकों को देखा है, उनके प्रशिक्षण में भाग लिया है। वो बताते हैं कि साहब यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जो भारतीय मूल के नहीं हैं, वो संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक हैं, उनके माता पिता वहीं उसी मूल के हैं, लेकिन वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं। अच्छी बात है। तो इधर दक्षिण में तो एक जमाने में रेडियो सिलोन हिंदी के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से हुआ करता था। आज भी वहाँ हिंदी परंपरा है, हिंदी रंगमंच है, हिंदी सिनेमा, हिंदी के धारावाहिक वहाँ खूब देखे सुने जाते हैं। नेपाल और भारत तो सांस्कृतिक दृष्टि से क्योंकि एक सी ही इकाई है, तो वहाँ हिंदी का नेपाली के साथ साथ बहुत प्रचलन है। बांग्लादेश में हिंदी भाषी हैं। उधर अगर जाएं और दक्षिण पूर्व की तरफ तो मलेशिया, वहाँ अच्छी भली आबादी हिंदी भाषियों की है। इंडोनेशिया, आप कैसे बोल सकते हैं कि भारत की रामकथा वहाँ की रामकथा से परंपरागत रूप से मिलती है। वहाँ के विद्यालयों में रामायण कथाएं पढ़ाई जाती हैं, शैक्षिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, और वहाँ की रामलीलाएं मंचित होती हैं और विश्व भर में धूम मचाती हैं, क्योंकि उन लोगों में वो संस्कार के साथ सदियों से मिला हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दक्षिण एशियाई प्रखंड के सारे देश हिंदी प्रेमी हैं। हिंदी का वहां खूब प्रचार प्रसार है। एशिया की ही अगर बात करें तो चीन में बाजार से जुड़ी होने के कारण वहां के लोग यहाँ और भारतीय लोग चीन में बहुत आना जाना हो रहा है। वो दीवारें, राजनीतिक दीवारें कब की टूट चुकी, लोग खूब आसानी से जा रहे हैं, आ रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो चीन के लोग भारतीय भाषा हिंदी सीख रहे हैं और भारत के लोग चीनी सीख रहे हैं। उनके अपने विश्वविद्यालयों में जो संभव है वहां से सीखते हैं, फिर भारत आकर सीखते हैं। कहा तो यह जाता है कि सीमा पार हिंदी का प्रचार सबसे पहले जापान से शुरू हुआ था। उन लोगों ने वहां फिल्मी गानों के माध्यम से हिंदी सिखाना शुरू किया था। ये तब की बात है जब ये इस तरह के संचार साधन उपलब्ध नहीं थे, उनको शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। और आज तो हमारे भारतीय दूतावास अपने दूतावासों में हिंदी शिक्षाएं चलाते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इनमें तालमेल का काम करती है, वो हिंदी के लिए कार्य कर रही है। यहाँ से सुयोग्य प्रशिक्षित हिंदी शिक्षकों को उन उन देशों में आईसीसीआर के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से भेजा जाता है, वहां वो कार्यक्रम करते हैं। तो ये हिंदी के वैश्विक होने का एक प्रमाण है। ऐसे अनेक प्रमाण हैं, यहाँ हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे। यूरोप में, न्यूयॉर्क में, कनाडा में तो बहुत अधिक भारतीय प्रवासी हैं, तो पंजाबी के साथ साथ वो लोग हिंदी को भी सम्मान उतना ही देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदी में इतनी स्वीकार्यता अचानक क्यों आ गई? कि क्योंकि कोई राजनीतिक बाध्यता तो थी नहीं। ऐसा क्या है कि यूएनओ में उसके बारे में विचार हो रहा है, यूएनओ असेंबली में उसके संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यालयीय औपचारिक भाषा हिंदी बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है स्तर पर। और ये तो औपचारिक स्तर की बात है। अनौपचारिक स्तर पर जैसा मैंने उल्लेख किया कितने लोग सीख रहे हैं, ऐसा क्यों है? उसके अनेक कारण है। एक तो जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, हिंदी की लोकप्रियता, उसका प्रचार प्रसार की संख्या में निरंतर वृद्धि होना,
जिसके कारण हमने चर्चा कर ली है। और इसके अतिरिक्त हिंदी का शब्द भंडार, क्योंकि हिंदी को उसकी बोलियों से, प्राकृत पाली से, संस्कृत से शब्द भंडार बहुत विशाल मिला है, जो हर प्रकार की भावनाओं को, ज्ञान को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। तीसरी बात, उसने समय के साथ अपने को ढालना सीखा है। ढालना इस अर्थ में कि वो उन जटिल व्याकरणिक नियमों से नहीं पड़ी कि व्याकरण सीखना बहुत जरूरी हो जाए, अन्यथा हिंदी नहीं सीखी जाएगी। उसने भाषा के प्रवाह के अनुकूल व्याकरण के नियमों ने स्थिरता लाने का प्रयास किया। प्रयास पर मैं बल दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि हिंदी का व्याकरण अभी स्थिर नहीं कहा जा सकता। उसमें बहुत जगह शिथिलता है, विकल्प हैं, लोच हैं, लचक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इसको कुछ लोग हिंदी की कमजोरी मानते हैं। मैं कहता हूं ये कमजोरी नहीं है, ये उसकी विशेषता है। ये उसको और अधिक सर्वव्यापक बना रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं हिंदी लिपि का उदाहरण दे सकता हूँ कि आप जानते हैं हिंदी लिपि परंपरागत रूप से भाषा के साथ में एक लिपि की संकल्पना जुड़ जाती है। कोई भाषा किसी एक लिपि की नहीं होती। लेकिन तो संस्कृत के साथ जैसे नागरी की लिपि की धारणा है, संस्कृत तो एक जमाने में और लिपियों में भी लिखी गई, ऐसे ही हिंदी के साथ भी, भारत की कुछ अन्य भाषाओं के साथ भी नागरी लिपि की धारणा जुड़ी हुई है कि नागरी में लिखा जाएगा तभी हिंदी होगी, अन्यथा हिंदी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। रोमन में भी हिंदी लिखी जा सकती है, और दत्तलिप्स फारसी और अरबी में भी लिखी जा रही है। आप उर्दू के नाम से उसको जानते ही हैं। किंतु हिंदी इसलिए स्वीकार्य हुई कि ये विश्व में ध्वनि आधारित सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। आशय ये कि इसमें प्रायः, प्रायः को मैं दोहरा रहा हूं, प्रायः प्रत्येक ध्वनि के लिए संकेत उपलब्ध है। इसलिए सीखने वाले को अधिक कष्ट नहीं होता, अधिक उलझन नहीं होती कि वो सीयूटी को कुछ पढ़ रहा है और जिस नियम से उसे कुछ पढ़ रहा है, पीयूटी को उस नियम से उसे कुछ नहीं पढ़ रहा है। विकल्प हैं। तो यहाँ विकल्प ऐसे नहीं हैं, कम से कम इस प्रकार के तो नहीं हैं, क्योंकि लिपि एक विशेष ध्वनि को प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, कुछ आंचलिक शिथिलताएं आ गई हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसे हम जानते भी हैं, लेकिन ये अधिक नहीं है। अपवाद प्रत्येक भाषा में उसके व्याकरण में होते हैं, तो अपवाद यहाँ भी है। लेकिन कुछ भाषाएं अपवादों पर अधिक टिकी हैं, हिंदी अपवादों पर नहीं टिकी है। हिंदी में अपवादों में भी शिथिलता है, लेकिन अपवाद हैं, स्वीकारना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कि विश्व में स्वीकार्यता का एक कारण तो इसकी लिपि है। तीसरा कारण या अगला कारण कहिए, इस तरह से क्रम संख्या नवीद है कि इसके शब्द भंडार में वृद्धि भी हो रही है। एक और तो अपनी आंचलिक कहें लोक भाषाओं से इसने शब्द ग्रहण किए हैं, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। एक साथ तो कैसे आएंगे? कोई प्रयोग करेगा तो आएंगे। भाषा भाषा तो लोक पर आधारित है, लोक जैसा प्रयोग करेगा भाषा उधर जाएगी। तो लोक में परमेश्वरनाथ रेणु हैं और ऐसे बहुत सारे हैं, नागार्जुन हैं, दक्षिण भारत से हैं, जिन्होंने हिंदी में लिखा है। तो उनकी शैली में कहीं ना कहीं रेणु की शैली में भोजपुरी की झलक, या मटियानी की शैली में, हिमानी की उनकी शैली में, लेखिकाओं की शैली में उत्तराखंड की झलक, ऐसे सब मिलने को देखने को मिलती है। ये भीतर की बात है। बाहर भी हिंदी के रूप अपने विकसित हुए हैं, और एक तो वही देखिए ना, जो गिरमिटिया के साथ हिंदी गई, उन लोगों ने उस मिट्टी के साथ अपने को ढाला। वहां ये नहीं हुआ कि भाई हिंदी ही चलेगी। वहां जो भाषाएं थी, कहीं फ्रेंच थी, कहीं अंग्रेजी थी, कहीं स्पेनिश थी, कहीं डच थी, ये हिंदी बोलने वाले उनके साथ घुले मिले, तो वो लोग भी हिंदी में बोलने लगे, और ये हिंदी एक आंचलिक स्वरूप भी लेती चली गई। तो भारत में शब्द भंडार के स्तर पर इसने अपनी लोक बोलियों से भी शब्द लिए हैं, जिससे इसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ी है। दूसरी ओर
तकनीकी शब्दावली आयोग ने बहुत पहले से काम करना शुरू किया था और सारे वैज्ञानिक तकनीकी समाज वैज्ञानिक शब्दों के लिए उन्होंने पारिभाषिक शब्दावली दी। ऐसा भी हुआ कि उन तकनीकी शब्दावली द्वारा सुझाए गए शब्दों को लोक ने या प्रयोक्ताओं ने नहीं स्वीकार किया, वो बहुत जटिल थे। शब्दार्थ देखने के लिए फिर कोर्स देखना पड़ता था। तो ऐसे अनेक शब्दों के लिए आज व्यावहारिक शब्दावली में दूसरे शब्द चल पड़े हैं कि भी हिंदी की सहयोगिता समावेशिता कहिए और हिंदी की विशेषता कहिए कि वह उसमें यह साहित्य उपलब्ध है। साहित्य की बात आई तो हिंदी में बहुत अच्छा साहित्य, विश्व स्तरीय साहित्य लिखा जा रहा है। विश्व के अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद हो रहा है और यही नहीं लिखा जा रहा, हिंदी के लेखक, हिंदी में लिखने वाले केवल भारत में या केवल हिंदी भाषी में नहीं, क्षेत्र में नहीं है। हिंदी के लेखक मॉरिशस में भी हैं, पश्चिमी द्वीप समूह में भी हैं, त्रिनिदाद फिजी में भी हैं, वहां भी हिंदी लिख रहे हैं वो लोग। तो हिंदी में योगदान विश्व स्तर पर हो रहा है। तो वो लोग अपनी भाषा या वहां की भाषा को छोड़कर हिंदी में लिख रहे हैं, तो स्पष्ट है कि हिंदी की उससे शक्ति बढ़ रही है। एक अन्य विशेषता जो आज के लिए बहुत प्रासंगिक है, जिसका उपयोग आप लोग सब जानते हैं, मैं बल्कि पिछड़ा हुआ हूं कहना चाहिए, वो है उसकी यांत्रिक उपयोगिता वाला बिंदु, जिसे कहते हैं प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक, यूजर फ्रेंडली जिसे आप कहते हैं। आज अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनमें यांत्रिकता के अनुसार हिंदी तब बदली थी पहली बार जब मानक हिंदी उस समय के टाइपराइटर के अनुकूल ढालने का प्रयास किया गया था, क्योंकि उसमें यंत्र के, हिंदी क्षेत्र में यंत्र का अर्थ था टाइपराइटर का प्रयोग। और आज टाइपराइटर तो पिछड़ गया। इस नई सदी में दर्जनों सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आप हिंदी को अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं और इससे वेब अंतर्जाल में आने वाला साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, इनकी संख्या में अपार वृद्धि हुई है। अभी कुछ आंकड़े में देख रहा था, वो ये बताते हैं कि विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पत्र पत्रिकाएं हिंदी भाषा की हैं। सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हम लोग सब अंग्रेजी को महत्व देने के आदी हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी अपना मार्ग चुन रही है और हिंदी को अपनाया जा रहा है और ये किसी सरकारी संरक्षण या किसी संस्थागत प्रोत्साहन से नहीं हुआ है, ये व्यक्तिगत रुचि से हुआ है, जो हिंदी के लिए सौभाग्य की बात है। हिंदी की इन विशेषताओं की चर्चा एक छोटे से YouTube कार्यक्रम में नहीं हो सकती, यह अनुभव करने की बात है। मैंने एक बस संकेत किया है कि हिंदी वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है, उसका भविष्य उज्जवल है। तो आइए आज उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करें। मैं एक बार फिर से आपको हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ। नमस्कार।